नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विश्व हिंदी अकादमी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग वक्ताओं पर अलग अलग कार्यक्रम करती है और करती आ रही है निरंतर। शायद जो कोई नहीं करता है वो विश्व हिंदी अकादमी जो विषयों को उठाती है वो निश्चित रूप से हमारे मूर्धन्य साहित्यकारों का भी विषय होता है। और आज की नई पीढ़ी, नए लेखक, नई हिंदी, नई विचारधारा, नई सोच के कार्यक्रम हम करते हैं जो समाज में घटित हो रहा है। इसी तरह से हम 11 जून को यहाँ पर जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हिंदी काव्य परंपरा पर परिचर्चा होगी, जिसमें अलग अलग वक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार सुरेश शर्मा जी हैं। वो 11 को दिल्ली में उनका प्रोग्राम है, तो हमने कहा उनसे आज बातचीत की जाए। तो आज हम उनके विचार जानना चाहते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार केशव जी। सर, ये जो कार्यक्रम 11 तारीख को हो रहा है, हिंदी काव्य परंपरा, तो ये जो हिंदी काव्य परंपरा का जो स्वरूप है, प्राचीन काल से अब तक जो कवि परंपरा रही है, उसका क्या स्वरूप है आपकी नज़र में? आप वहाँ से लेकर उस यात्रा को अब तक किस तरह से देखते हैं? आपने एक बार एक नई शुरुआत की है, क्योंकि ये सवाल सबसे पहले हमारे शिक्षक और पीएचडी में हमारे गाइड प्रोफेसर नामवर सिंह ने उठाया था कि हमें अपनी परंपरा की खोज करनी चाहिए, दूसरी परंपरा की। क्या बात? एक परंपरा तो चली आती हुई है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके भीतर एक छिपी हुई परंपरा है। क्या बात? जिसको खोजना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने वो किताब लिखी, दूसरी परंपरा की खोज। क्या बात? राजकुमार प्रकाशन से छपी है किताब। तो वो जब किताब उन्होंने लिखी तो वहाँ से फिर वो चर्चा कुछ समय तक चली और वो बंद हो गई थी। और इसके लगभग 3 दशक होने जा रहे हैं। उसके बाद केशव जी आपने इस मुद्दे को उठाया है और निश्चय ही नामवर जी को संतोष हो रहा होगा, वो नहीं है, लेकिन कि वो उन्होंने किस तरह से इस मुद्दे को उठाया था, एक दूसरी परंपरा की खोज। और उन्होंने ये कहा था कि परंपरा नहीं, साहित्य में परंपराएं होती हैं। और जो परंपराएं होती हैं, अगर आप इसको देखेंगे, अगर साहित्य का इतिहास आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें अगर हम पूरे इतिहास को देखें, लगभग पूरा इतिहास हिंदी साहित्य का अगर देखें तो लगभग 1000 साल से ज़्यादा का हो रहा है। उसमें ये जो परंपरा है वो, उसको अगर आप बांटें आप, तो इसको लोग बांटते हैं कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, मध्यकाल 14वीं से लेकर 1850 तक, और आधुनिक काल 1850 से आज तक। ये 3 काल हैं। और इसमें आप देखेंगे कि दुनिया के दूसरी भाषा के साहित्य में एक परंपरा चलती है ज़्यादातर, लेकिन हिंदी साहित्य में अनेक परंपराएं हैं। ये एक विश्व के लिए चमत्कार है कि हमारे साहित्य में एक ही परंपरा नहीं है, अनेक परंपराएं चलती हैं। और इससे पता चलता है कि अपना देश कितनी सारी विविधताओं से भरा हुआ है जी। और हमारी जो विभिन्न भाषाएं हैं, हमारा जो विभिन्न परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस सब को मिलाकर अनेक परंपराएं हैं जी। तो अगर हम आदिकाल की चर्चा करें, जो कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच है, 10वीं ख़त्म होने के बाद 11वीं से 14वीं के बीच है, उसको आदिकाल कहते हैं। तो उसमें जो है वो वीर गाथा काव्य का काल कहा जाता है। भक्ति काल? भक्ति काल इसके बाद आएगा। अच्छा, ठीक है। वो 14वीं तक वीर गाथा काल है जी। उसमें रासो साहित्य लिखा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। उसमें युद्ध का वर्णन है। उस समय शौर्य का, उसमें युद्ध हो रहे थे, हमला हो रहा था, लोग लड़ रहे थे, राजा अपनी रक्षा कर रहे थे, राष्ट्र की रक्षा की जा रही थी। तो उसमें युद्ध साहित्य, तो वो वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल कहा है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको आदिकाल कहा है। तो ये जो आदिकाल है उसमें चंद्रवरदाई का आपको
पृथ्वीराज रासो मिलेगा। जगनिक एक कवि हुए हैं, जगनिक जी। उनका विसल देव रासो जी। उसी समय लिखा गया है। तो उसमें आप एक परंपरा तो उसमें है कि युद्ध का है, और दूसरा ये है कि उस समय यह भी देखा जा रहा था कि समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या यथार्थ है। तो ये दो परंपराएं आपको वीरगाथा काल में मिलेंगी 14वीं शताब्दी तक। जी। इसके बाद मध्यकाल आता है जिसमें दो पार्ट हैं उसके, यानी 14वीं से 17वीं तक भक्ति काल है, और 17वीं से 1850 तक 19वीं के मध्य तक आपको है रीति काल। तो जो भक्ति काल है 14वीं से 17वीं तक, वो उसमें दो धाराएं हैं। एक है सगुण भक्ति काव्य, एक है निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में राम की पूजा होती है, जो अपना सनातन परंपरा है उसका होता है। उसमें तुलसीदास उसके सबसे बड़े कवि हैं, नंददास हैं, आदि आदि, जो राम की भक्ति करते हैं और उसके आधार पर लोगों को नैतिकता और सदाचार का उपदेश देते हैं। राम भक्ति काव्य। उसके बाद भक्ति काल में ही दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य। उसमें सूरदास आते हैं, सूरसागर, मीरा की पदावली आती है, वो कृष्ण भक्ति करते हैं और कृष्ण के आधार पर आपको आराधना के लिए कहते हैं। तो ये अपना दो परंपराएं वहाँ भी आपको मिलेंगी। भक्ति काल में भी दो परंपराएं हैं, राम और कृष्ण। उसके बाद आप रीति काल में आते हैं, यानी भक्ति काल खत्म हो गया, उसमें ये सब सारा हुआ, तुलसी हुए, आपको उधर मीराबाई हुई, सूरदास हुए। उसके बाद फिर रीति काल 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। उस समय तक राजा बहुत विलासी हो गए थे। राजा मुगल लोगों से और उनसे सबसे उनका एक समझौता था, और उसके कारण कोई युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा उस समय नहीं रह गया था। कबीर भी भक्ति काल में है ना? हाँ, कबीर भक्ति काल में है। हाँ, सगुण, और हाँ मैंने आपको सगुण भक्ति का बताया। निर्गुण भक्ति भी दूसरी परंपरा है, माफ़ कीजिएगा मैं वो रह गया था। निर्गुण भक्ति की परंपरा है, वो है कबीर की। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा हो और ये हो, ये तुलसी वगैरह, तो ये सगुण भक्ति है। और जो निर्गुण भक्ति है वो कहता है कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, अनुष्ठान नहीं, मंदिर नहीं, आपके अंदर मंदिर है, आपको कहीं और मुक्ति के लिए नहीं जाना है, आपको अपने में मुक्ति करनी है। तुलसीदास कबीरदास उसके सबसे बड़े कवि हैं, और उसकी परंपरा आज भी चल रही है। आज भी कबीर मठ जो है वहाँ पर आप जाइए तो कबीरा परंपरा है, और इस तरह से वो, और राम की परंपरा तो चल ही रही है। और तो निर्गुण जो है उसका कहना है कि निर्गुण यानी कोई मूर्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, और कबीर उसको बताते हैं। तो दो परंपराएं आपको भक्ति काल में भी मिल गई। अब रीति काल में आपको तीन परंपराएं मिलेंगी। वाह, क्या बात। अच्छा। रीति काल जो है वो विलासिता का काव्य है, सौंदर्य का काव्य है, प्रकृति का भी काव्य है। तो उसमें तीन तरह के तीन परंपराएं हैं इसमें। एक तो है कि रीतिबद्ध कवि, जो रीति मतलब कि रस, अलंकार, इसका उदाहरण भी अलंकार बताते हैं, जैसे कि और कौन सा अलंकार है इसमें, कैसे है, और उसका उदाहरण दे देते हैं अपनी कविता से। जैसे केशवदास की को आप ले सकते हैं, आप पद्माकर को ले सकते हैं। तो ये लोग रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, रीति से बंधे हुए, जो अलंकार का बताते हैं परिचय कि ये अलंकार इन्हीं चीज़ों को करने से होता है, और वो कविता लिख देते हैं। उसके बाद है, तो रीति से बंधे हैं तो विचारों से भी बंधे हैं। हाँ, नहीं, हाँ, तो कि एक सीमित दायरा है। हाँ, एक सीमित दायरा, खुले नहीं है वो। इसलिए रीतिबद्ध है वो। अच्छा, रीतिबद्ध है। तो इसमें कौन कौन रहे, जैसे दो चार? उसमें केशवदास है जी, उसमें पद्माकर है। तो ये लोग आपको हालांकि स्वतंत्र भी लिखते हैं जी, लेकिन ज्यादातर उनका वही है। लेकिन रीतिकाल बहुत कम समय चला होगा। हाँ, 17वीं शताब्दी से 1850 तक, लगभग 250 साल। जी, तो नहीं, 150 साल जी, 17 से 18 100 जी, और फिर 18 से 150 साल। जी जी जी।
तो ये हुए तो रीतिकाल में जो समाज में जो घटनाक्रम चल रहा था, समाज में गरीबी या जो भी एक सामाजिक राजनीतिक बादशाहों का, तो वो उसमें रीतिकाल में उन्होंने लिखा क्या? नहीं, वो नहीं, उसमें उस पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया। उनका सारा ध्यान रीति पर है। रीति मतलब कि पद्धति, यानी कविता की जो पद्धतियां हैं, कविता के फॉर्म पर, शिल्प पर, कि दोहा लिखेंगे तो ऐसे ऐसे ये मात्रा होगी, अगर श्लेष अलंकार होगा तो 100 से ही मतलब ये उसके होंगे और ये उदाहरण है उसका। तो ये उसी में भावना व्यक्त करते हैं। बादशाहों ने या सम्राटों ने या राजाओं ने कोई विरोध नहीं किया? क्योंकि राजाओं के ही लिए लिखी गई वो, राजाओं को अच्छा लगता था वो। अच्छा, वो और नायिका का वर्णन करते थे वो, कि नायिका कितनी तरह की होती है। एक नायिका के होठों का वर्णन, उसके बालों का वर्णन, उसकी आंखों का वर्णन, ये वो करते थे। तो और अलंकार में करते थे, तो ये उनको दरबार में अच्छा लगता था। तो मुगल काल में रीतिकाल नहीं है? हाँ, मुगल काल में ही रीतिकाल है। मुगल काल जब शुरू होता है जी, तुलसी के बाद, जब मुगल काल यानी अकबर के बाद के दौर में जी धीरे धीरे। तो ये मुगलों ने इनको अपने अधीनस्थ नहीं लिखवाया? नहीं, मुगलों के अधीनस्थ नहीं हुए ये, क्योंकि उनकी दरबार की भाषा में उसरत, ये लोग उस समय के जो राजे महाराजे थे मुगलों के साथ, मुगलों से अलग, वो राजे महाराजों के दरबार में ये दरबारी कवि थे, जो राजाओं को खुश करने के लिए, राजाओं को प्रसन्न करने के लिए इस तरह की चीज कर रहे थे। अच्छा, बादशाहों ने कवियों को नहीं रखा ना दरबार में? नहीं, रखा, शायरों को रखा। हाँ, शायरों को उन्होंने, शायर आते जाते थे, वो बाद के जो बहादुर शाह जफर हैं उनके यहाँ, और इस तरह से लोग थे। लेकिन जो राजा थे यहाँ के, किंग अपने यहाँ के, उनके दरबार में, भूषण दरबार में थे, रीतिकाल के कवि हैं भूषण जी, वो दरबार में थे। हालांकि उनमें थोड़ा सा वीर वाली परंपरा है, लेकिन वो रीतिकाल के कवि हैं और दरबार में थे। बिहारी शुद्ध दरबार में थे। और ये जो राष्ट्रीय धारा वाले कवि हैं, हाँ, ये वो अब आएंगे, अब बताता हूँ। तो रीति में जो 3 परंपराएं हुई, एक तो हुई जो कविता में रीति का, कविता कैसी हो उसका उदाहरण के रूप में, अच्छा जो पेश करते थे ना उदाहरण, उसी में वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते थे। उसी में वो नायिका का वर्णन कर देते थे कि उसकी उंगलियां कैसी हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, और ये राजाओं को अच्छा लगता था कि वाह, ये कविता भी हो गई और पद्धति भी हो गई, रीति भी हो गई। उसके बाद ये रीतिबद्ध कवि का हो गया। उसके बाद रीति सिद्ध कवि, यानी जो उदाहरण नहीं देते थे कि इस कविता, इस अलंकार का ये उदाहरण है, वो अपने आप लिखते चले जाते थे, यद्यपि छंद का उपयोग करते थे। वो जैसे कि बिहारी ने दोहा लिखा है सिर्फ, उसमें उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि इसका उदाहरण है, ये छप्पे का उदाहरण है, ये और का उदाहरण है। वो दोहा लिखते चले गए, उनके अपने विचार अपने दोहे में रखा। नई का वर्णन, प्रेम का वर्णन। तो रीति, तो ये हुए रीति सिद्ध, यानी रीतिबद्ध की परंपरा, उसके बाद रीति सिद्ध की परंपरा। अब लास्ट जो तीसरी परंपरा है रीति काल में, वो रीति मुक्त कवियों की, रीति मुक्त कवि जो अलंकार वगैरह को ध्यान देते थे, लेकिन अपने मन की बात कहते थे। छंद मुक्त जिसको, हाँ, छंद मुक्त नहीं, मतलब वो जो छंद के जो कैटेगरीज हैं उस छंद में लिखते थे, लेकिन उससे बंधते नहीं थे। जैसे मात्रिक वार्णिक वो नहीं होता। मात्रिक वार्णिक छंद होता था, लेकिन एकदम से नायिका पर ही लिखना है ये जरूरी नहीं है। अच्छा, विषय बदल खुला था, विषय खुला कर दिया उन्होंने, इसलिए रीति मुक्त इसलिए रीति मुक्त हो गए। और उसमें घनानंद उसके बहुत बड़े कवि हैं। घनानंद में कि आप को देखेंगे तो प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है, वहीं से एक तरह से प्रकृति शुरू होती है। क्या बात, आपके हिंदी कविता में। और रीति मुक्त कवियों ने ही। तो तीसरी जो परंपरा थी रीति काव्य की, उसका आप आज भी विकास देखते हैं, बाद में छायावाद में हुआ। तो इस तरह से ये सब सारा 1850 तक चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे सारा चेंज हुआ, आधुनिक काल आ गया। ये प्रगतिवाद पहले आया होगा? नहीं, अब आया, अब आता है। अच्छा, आधुनिक के बाद प्रगति? हाँ, आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल यानी भक्ति का आदिकाल खत्म हुआ जी, उसके बाद भक्ति काल खत्म हुआ, रीति काल खत्म हुआ, अब आता है आधुनिक काल 1850 में। 1850 में क्या हुआ कि चेंजेज हो रहे थे चारों तरफ। अंग्रेज आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया था 1835 में ही वो हो गए थे।
खड़ी बोली का साहित्य लिखा जाने लगा था। संभवतः 1826 या 27 में दैनिक अखबार भी शुरू हो गया था हिंदी का। उर्दू का भी पारसी थिएटर और ये सब सारा आ गया था। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद भारतेंदु का जन्म हुआ और भारतेंदु ने लिखना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने गद्य में लिखना, गद्य एक बनाया, जो गद्य था उसमें साहित्य लिखना शुरू किया। ये तो बहुत बड़ा काम भारतेंदु ने किया और गद्य लिखने का काम शुरू किया और नाटक, ताकि नाटक से लोगों तक चीज़ें पहुँचे, और एक सामंजस्य किया उन्होंने और गद्य लिखा और खड़ी बोली में ही कविता लिखने की कोशिश की। उनका वो भी है, लेकिन प्रभावित है वो मतलब लोक भाषा से, लेकिन खड़ी बोली में उन्होंने शुरू की और आधुनिकता की शुरुआत वहीं से हो गई। आधुनिक साहित्य, आधुनिक काल की शुरुआत वहीं से हुई और ये होते होते 1900 समाप्त हो गया, 1901 आ गया। हालांकि खड़ी बोली में लिखना आमिर खुसरो ने भी शुरू किया। हाँ, आमिर खुसरो में उनके उर्दू नहीं, मतलब पर्शियन और वो सब मिला के वो जो लिखना शुरू किया उन्होंने 14वीं शताब्दी में, एकदम 13वीं के मध्य में, हाँ 14वीं में। आमिर खुसरो में ये था कि उन्होंने अपनी क्रियापद, अपना स्ट्रक्चर नहीं था वो, लेकिन उन्होंने जो जुबान थी उसकी उन्होंने उर्दू और अपने जो उनका उस समय की जुबान थी उसको मिलाया और एक नया रूप देने की कोशिश की। उसके बाद फिर नहीं किया किसी ने, उन्होंने किया। उन्होंने एक रूप ऐसा बनाया जो बाद में हिंदी अगर उलट के देखें तो वहाँ से जुड़ती है। जो बाद में भारतेंदु और दूसरे लोग हिंदी का रूप बनाते हैं वो वहाँ से जुड़ती है। जी। तो आमिर खुसरो का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो भारतेंदु का समय जब समाप्त होता है तो 1885 में संभवतः उनका निधन हुआ। उसके बाद फिर वो उसमें पत्रिकाएं निकलनी शुरू हो गई थी। बाल कृष्ण भट्ट वो हुए हैं उस समय, जो पत्रिका निकालते थे, हिंदी प्रदीप, और उसमें भाषा को उन्होंने एक रूप दिया और प्रेरित किया लोगों को कि खड़ी बोली में भी कविता लिखें। और ऐसा करते हुए 1901 आ गया। उसके बाद 3 में संभवतः महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रवेश होता है, सरस्वती पत्रिका निकलती है, मैथिली शरण गुप्त आते हैं, हरिऔध आते हैं, इस तरह के कवि आते हैं और कहते हैं कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था। पुनर्जागरण का युग आता है कि हम हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें हम बैठकर सभी, इस तरह का भाव था। तो इस तरह से 1 से 20 तक पुनर्जागरण काल ये का दौर रहा कि अपने को उसे मैथिली शरण गुप्त आए, साकेत उन्होंने लिखा, इन्होंने हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास लिखा, सब खड़ी बोली में। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास, और उसी समय कहानियाँ भी लिखी जाने लगी खड़ी बोली में। तो ये उस दौरान 20 तक ये होता रहा। 18 में सुमित्रानंदन पंत की एक किताब आई, मेरा ख्याल है वीणा, और उसमें उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया और प्रकृति के माध्यम से अपनी बातें, अपनी भावना व्यक्त की। और वहाँ से मैंने जो प्रकृति की छाया दिल पर पड़ी, उससे कविता जो आई तो छायावाद शुरू हुआ। 18 जगदम्बा या कुछ टाइप से तो नहीं था नाम उसका, सुमित्रानंदन पंत का, सुमित्रानंदन पंत जी, उन्हीं का वीणा। उसके बाद पंत, अब उसके साथ साथ जो लोग आए उस समय, छायावाद शुरू हुआ कि देखिए कविता जो है न तो राज दरबार की है चीज़, न तो सिर्फ नायिका वर्णन है, न तो सिर्फ युद्ध का वर्णन है। कविता मनोभावना को व्यक्त करने का साधन है और हम जो कुछ देखते हैं, प्रकृति दिखाई देती है, उसे मन शांत होता है, फूल के बारे में, प्रकृति के बारे में, पौधों के बारे में, इस तरह से उन लोगों ने शुरू किया और अपने दिल की बात फूलों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो वो सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये 4 कवि थे जिन्होंने छायावाद को 20 से लेकर और 36 तक छायावाद चला। ये परंपरा शिवमंगल सिंह सुमन का भी नाम अब आएंगे। ये लोग छायावाद की परंपरा रही। जब जागरण की परंपरा हुई, पुनर्जागरण, नवजागरण, उसके बाद छायावाद की परंपरा हुई। रोमांटिक काव्य जिसको विदेशों में कहते हैं, रोमांटिक पोइट्री, वो हमारा रहा। 36 में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ
और देश में आंदोलन वगैरह बढ़ रहा था और किसान मजदूर का संगठन हो रहा था। रूस में क्रांति 17 में ही हो गई थी, उस सब का असर हो रहा था। ये सब करके प्रगतिशील साहित्य शुरू हुआ 36 में। प्रेमचंद उसके अध्यक्ष थे। प्रगतिशील लेखक संबंध का लखनऊ में सम्मेलन हुआ था 36 में। उसके बाद किसानों की हालत क्या है, गरीबों की हालत क्या है, स्त्रियों की हालत क्या है, इस पर कविताएं होने लगी 36 से। और प्रगतिवाद की परंपरा शुरू हुई। ये एक परंपरा अब आपको प्रगतिवाद की परंपरा साहित्य में आ गई। प्रगतिवाद के आने के बाद आप देखेंगे कि ये चला है 1942 तक। इसमें आगे नागार्जुन, शमशेर अभी नहीं, अब प्रगतिवाद में आए हैं नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन और भी दूसरे कवि जो आगे भी नहीं, अभी नहीं, अब इसके बाद आएंगे वो उसके प्रयोगवाद में। तो ये प्रगतिवाद में आप देखेंगे कि ये सब सारे कवि हुए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, ये लोग, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल अभी आएंगे मुक्तिबोध। तो ये चला है 42 तक। इसके बाद अगेन एक तार सप्तक निकाला। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो परंपरा से चली आ रही हुई तरीका है कविता लिखने का, या तो हम इसमें वो भी समाज को भी देखेंगे, लेकिन अपने मन में जो घटित हो रहा है, चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं, चेंजेस जो आ रहा है, हम इसको लिखेंगे और प्रयोग करेंगे। तो इसके पहले ये कवियों ने नहीं सोचा? नहीं, इसके पहले समय का दबाव कि ये सब हो रहा था और ज़्यादा हो रहा था। हाँ, ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने अपना हमने ये देखा कि भाई अपने मन में हम क्या सोचते हैं, या औद्योगिकरण बढ़ रहा था, अब मनुष्य अकेला हो रहा था, तो उस अकेलेपन को वो उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। और वो प्रयोग तार सप्तक में 7 कवियों को चुना, और उसमें प्रगतिशील कवि भी थे। रामविलास शर्मा थे उसमें, जो जाने माने प्रगतिशील कवि हैं, और उसमें गिरजा कुमार माथुर भी थे। धर्मवीर भारती उसके अगले वाले सप्तक में आए। वीरेंद्र कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार जैन सप्तक में नहीं आए, 3 सप्तक निकला। तो अब वो प्रयोगवाद उनका चलता रहा। उसके बाद 50 के बाद 42 से 50 तक आया। उसके बाद नई पीढ़ी आ गई। तो हर दौर में होता क्या है कि नई पीढ़ी आती है तो नया तथ्य लेकर आती है। तो इन लोगों ने अपनी नई भाषा भी होती है, अब नई भाषा भी होती है। तो इन लोगों ने कहा कि ये सिर्फ प्रयोग ही क्यों होगा, कि प्रयोग क्यों करेंगे, हम बिल्कुल नया काव्य लिख रहे हैं, हम जो फील करते हैं उसको नए ढंग से लिखेंगे। और नई कविता पत्रिका निकाली। जगदीश गुप्त और तमाम उनके जो साथी थे, इन लोगों ने मिल करके, राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन लोगों ने, जगदीश गुप्त ने पत्रिका निकाली, नई कविता ही नाम रखा कि ये कविता चली आ रही है वो पुरानी हो गई है, प्रयोगवाद भी पुराना हो गया है, हम सबको मिलाकर नई कविता लिखेंगे। और नई कविता पत्रिका निकाली। और नई कविता में क्या हुआ कि जो मध्य वर्ग की तकलीफ है वो हमारे कविता के विषय के केंद्र में है। ये हरिवंश राय बच्चन को कौन से उसमें दो? हरिवंश राय बच्चन इस बीच में आते हैं। जब आप छायावाद खत्म हो रहा है और प्रगतिवाद ये हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अपने मन की भावनाओं को भी सुनना चाहिए। सिर्फ प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ सामाजिक यथार्थ ही का वर्णन कुछ नहीं है, कुछ हमारी अपनी निजी भावनाएं भी बहुत कुछ हैं। और बच्चन जी ने मधुशाला, प्रगतिवाद 36 में प्रगतिवाद चल रहा था और बच्चन जी भी उसी समय शुरू हो रहे थे, और उन्होंने छायावाद के तुरंत बाद तो एक दिशा प्रगतिवाद की निकली, उस समय परंपरा निकली। और आपने बहुत सही याद दिलाया। दूसरी परंपरा वैयक्तिक गीतों की परंपरा थी, वो बच्चन जी ने निकाली। और बच्चन जी से निकल के वो गिरजा कुमार माथुर और आगे बढ़ते हुए गीतों का एक लंबा परंपरा निकल गई, नई परंपरा चली गई। नई कविता में वो शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी वो अपना जनरेशन था उनका, लेकिन वो गीतों में बहुत दूर तक चला बच्चन जी का। उसके बाद ये, जैसा कि मैं कह रहा था, आ गया था नई कविता पर। नई कविता का वो खत्म हुआ। अब ये रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ये कौन से युग में? हाँ, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा प्रगतिवादी युग में थे। अच्छा, प्रगतिवादी आपने जिक्र हुए हैं। और रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग में थे। और बाद मैंने उस समय छायावाद को उन्होंने ही डिफाइन किया, परिभाषित किया, और वो आलोचक थे। रामविलास शर्मा भी कविताएं लिखते थे शुरू में, लेकिन आलोचक थे। रामचंद्र शुक्ल भी आलोचक थे। तो इस तरह से
अब नई कविता हुई, नई कविता 60 तक चली, वो पीढ़ी भी पुरानी हो गई, 10 साल लिखा, जैसे कि गेजी वाली 10 साल 50 तक चली तो 60 तक पुरानी हो गई। उसके बाद बिल्कुल नए लोगों का देश आज़ाद हो गया था, 10 साल में नई पीढ़ी जो जवान और हो गई थी, और उन लोगों ने मतलब 60 कविता का दौर शुरू हुआ, जिसमें एक बड़ा भारी विध्वंस है। कविता का दौर शुरू हुआ, कोई अनुशासन नहीं, कोई नियम नहीं, हमारे मन में जो आएगा हम लिखेंगे, एक नई परंपरा इन लोगों ने शुरू की। और कविता में जो है वो सारे रूप जितने भी नियम हैं काव्य के, जितने भी हुए उससे अलग, क्योंकि सारे देश में एक मोहभंग हो रहा था कि आज़ादी हो गई, मिल गई थी, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि जो कुछ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, कैसे जिया जाए, कैसे किया जाए। और उन लोगों ने सारी परंपराओं के खिलाफ एक युद्धघोष किया। और कविता उसमें राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, बलदेव वंशी, महिला पत्र कवित्रियाँ भी थी, इन लोगों ने कविता ये किया। ये 7 साल चला, 67 ये परंपरा चली। 67 में आकर के नक्सलबाड़ी में आंदोलन शुरू हुआ किसानों का, और नक्सलबाड़ी में आंदोलन शुरू हुआ तो इससे बंगाल में और अन्य जगहों में भी बहुत कवि प्रभावित हुए। और इससे ठीक पहले एलन गिन्सबर्ग भारत आया था, तो कविता का क्या जो भाव आप देखेंगे, गिन्सबर्ग का जो विध्वंसवादी वो है जिसमें कोई मूल्य नहीं है जीवन का, जीवन ऐसे ही है, जीवन अनिरर्थक है, जीवन एब्सर्ड है, ये भाव था। इस सब का असर है कविता पर। तो ये लोग जो 67 में नक्सलबाड़ी शुरू हुआ, उससे जो लोग जुड़े, उन लोगों ने एक फिर से किसान मजदूर राज्य कायम हो, फिर से शोषण मुक्त समाज हो, इसको लेकर के जनवादी कविता की परंपरा शुरू की 67 में। और वो कविता की परंपरा चलती रही आज भी। अब क्या है कि वो सब चलता रहा 67 के बाद 72-77 तक। फिर अब कोई धारा नहीं है, एक काव्य की परंपरा है और शांत ढंग से सारी चीज़ें चल रही हैं, और व्यक्तिगत भाव, व्यक्तिगत संवेदना आज कविता का विषय है। तो आज के काल को अपन बाजारवाद कवि काल कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं कि बाजारवाद है इसमें। और काव्य में नए प्रयोग नहीं हो रहे हैं, काव्य में एक खास तरह की उदासीनता, क्योंकि पैसा कवियों को खूब मिल रहा है। हाँ, तो जो अब जो चली आ रही संस्थाएं हैं वो देती हैं अपना जो करती हैं, लेकिन हमने जो नई नई परंपराओं की चर्चा की आपको 1000 साल में सारी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो नई परंपरा कोई नहीं शुरू हो रही है। जो तो अगर हो तो कौन सी हो सकती है आपके? हमारे हिसाब से हो सकती है कि जो कुछ घटित हो रहा है समाज में, तो कविता का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सिर्फ अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर दी वही नहीं, थोड़ा सामाजिक उत्थान के लिए भी काम होना चाहिए। प्रगतिवाद भी हो गया, प्रयोगवाद भी हो गया। हाँ, तो प्रगतिशीलता कविता में ज़रूरी है जी, कि हम सबको साथ, क्योंकि प्रगतिशीलता ही होगी तभी तो हम आपके साथ कविता सुनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। समय बदलता रहेगा तो समय तो होगी। तो बदलते समय को पहचानना कविता का विषय को, कि हम बदलते समय के साथ हमारी संवेदना बदल रही है केशव जी, जी। तो उस संवेदना को छूने वाली कविता चाहिए। तो ये जितने भी काल हैं उस परंपरा और विचार, हाँ, इसमें आप क्या वो विचार आ पा रहे हैं? हाँ, हर दौर में। आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जिनकी चर्चा आपने अभी की, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और उससे परंपरा भी डिफाइन होती है। उन्होंने कहा है कि साहित्य जो है मनुष्य की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, उनकी भाषा है अच्छी मनुष्य की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, और हर युग के जो मनुष्य की चित्त वृत्तियाँ बदलती हैं उसके हिसाब से साहित्य की परंपरा बदलती है। बहुत सही, ये कितना अच्छा डिफाइन किया है। तो 1000 साल में जैसे जैसे मनुष्य की चित्त वृत्ति बदलती गई है जी, वैसे वैसे साहित्य बदलता गया है, और उसके अनुकूल कवियों ने, रचनाकारों ने साहित्य लिखा है जी। तो आज ज़रूरत है कि हम आज के जो लोगों की चित्त वृत्ति है उसको पहचानें कि क्या चित्रवृत्ति है, उसके हिसाब से साहित्य लिखें तो समाज में भी हमारा योगदान कुछ हो सकता है जी। और मेरा मानना है कि कविता का योगदान होना चाहिए समाज में, सिर्फ व्यक्तिगत गाने के लिए नहीं है वो, जी, समाज में उसका योगदान होना चाहिए। आज के दौर में कवियों को लिखना कम हो रहा है, प्रस्तुतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। हो सकता है 100-150 साल पहले मंच इतने नहीं थे, छोटे छोटे गाँवों में वो जाते थे कहीं ना, जैसे
बड़े बड़े साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी हों और भी कवि हों, जो मंच पर जब वो प्रस्तुति देते थे तो लोगों को, कवि रसिकों को, कवि प्रेमियों को बहुत इंतजार होता था, घंटों पहले आकर बैठ जाते थे इनको सुनने के लिए। तो उसमें उनका अंदाज, उनकी वाणी, उनकी सोच, उनकी प्रस्तुति बहुत अद्भुत हुआ करती थी। तो आज अगर ये प्रस्तुतिकरण ज़्यादा है, लेकिन जो कहते हैं ना, जो शब्द हैं और जो लेखन है वो भारी है कि प्रस्तुतिकरण भारी है? शब्द मतलब काव्य उतना श्रेष्ठ नहीं रचा जा रहा है, प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा ध्यान है। और प्रस्तुतिकरण का महत्व इसलिए बढ़ गया है आज, क्योंकि जो आपको दृश्य माध्यम है वो लोगों को की हैबिट में अब ज़्यादा है, तो लोग अब पढ़ना नहीं चाहते हैं उस तरह से। मैक्सिमम लोग, कुछ लोग हैं जो 10% लोग हैं जो काव्य पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 90% लोग सुनना चाहते हैं। और जिसका रूप आजकल और उनको अच्छा लगता है, इसलिए आप देखेंगे कि मंच वाले कवि अभी भी सफल हो रहे हैं जी, और अच्छा कर रहे हैं वो। तो एक तरफ तो जो है अभी के व्यावसायिक रूप से स्टैंडिंग कॉमेडी का तो वो सारा चल गया है जी जी, दूसरी तरफ स्टैंडिंग पोइट्री भी जो है वो भी लोगों के दिमाग में है, लोग एंजॉय करते हैं उसको। ये आज का दौर यानी कि आधुनिक समय में ये हिंदी साहित्य की परंपरा किस गंतव्य तक पहुंची है? हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा निराशा का माहौल है काव्य में, लेकिन गद्य में आज बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, कहानियाँ लिखी जा रही हैं। लेकिन पोइट्री में भी इधर 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, लोग जितने पुराने मिथक हैं सारे, उसको नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, नए सिरे से सामने ला रहे हैं, और नई संवेदनाएं जो अभी के समाज में लोगों ने फील की है पिछले 3-4 साल में, वो सामने आ रही हैं। लोगों की निराशा, लोगों की तकलीफ़, लोगों की इच्छाएं, ये सब पोइट्री में आ रही है और वो अच्छा है। मैंने अभी बोधिसत्व की एक कविता देखी, उसमें वो मुझे दिखाई पड़ा, अच्छा उन्होंने लिखा था। उनके जैसे अन्य कवि भी हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, और वो कविताएं आज हमको, पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा हैं नहीं उस तरह से अब साहित्य की, तो अब आपको फेसबुक पर वो कविताएं मिल रही हैं। और चूँकि वो फेसबुक का माध्यम अब छोटा माध्यम है, छोटे स्पेस है, तो क्षणिकाएँ लोग लिख रहे हैं। क्षणिकाएँ यानी कि 6 पंक्ति 8 पंक्ति, 6 पंक्ति 8 पंक्ति, इस तरह से वो, जैसे हमने फिल्मों में देखा है गजलें, नज्म, उर्दू में नज्म कहते हैं, वही कविता, हिंदी में कविता कहते हैं उसको। तो कविता कितनी फिल्मों में कुछ है आपको? कुछ कविता तो नहीं, लेकिन उसमें हिंदी के जो गीत लिखे गए हैं फिल्मों में, उनका मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है। साहित्यिक स्तर पर बहुत अच्छे गीत लिखे गए हैं, और आज भी गीत कम आ रहा है फिल्म में, लेकिन जिसमें भी आता है स्तरीय गीत आ रहे हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी का बड़ा नाम है बहुत। तो नरेंद्र शर्मा जी तो हिंदी के जो प्रगतिशील दौर की चर्चा हमने की थी उसमें, और जो आप इनको याद दिलाया आपने बच्चन जी का, तो उसके बीच में वो, मतलब उसी लाइन में बच्चन जी की जो लाइन है उसके कवि हैं नरेंद्र शर्मा जी। और नरेंद्र शर्मा जी ने का साहित्य जो किताबों वाला है उधर का, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्होंने फिल्म में आके लिखा। दोनों काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ पर आए बहुत सारे लोग बहुत सफल नहीं हुए, लेकिन उर्दू वाले तो हुए, लेकिन हिंदी में वो हुए, नीरज ने बहुत अच्छे गीत लिखे, बहुत अच्छे गीत। नीरज के गीतों, शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र का तो था ही, प्रगतिशील कवि थे वो, प्रगतिशील, और वो आए और शैलेंद्र ने बहुत अच्छा लिखा, हिंदी वर्ने भी। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा शर्मा जी, धन्यवाद आपको। तो आप सुन रहे थे सुरेश शर्मा जी को। जैसे कि हर काल में जो हिंदी साहित्य या हिंदी काव्य परंपरा की जो शुरू से लेकर अंत तक की जो आगे बढ़ने की बातें सर ने बताई हैं, शर्मा जी ने, तो जो नई पीढ़ी है, जो नए युग के लेखक हैं, लिख भी अच्छा रहे हैं, विचार भी अच्छे हैं उनके, हिंदी भी नए रूप में लिख रहे हैं, वो आज की हिंदी लिख रहे हैं जो आज की नई पीढ़ी को पसंद भी है। वो फिल्मों में कई लेखक आए हैं, वो लिख भी रहे हैं। तो अब देखते हैं इस नए युग में
कौन सा काल, कौन सी उसको उपमा दी जाती है, कौन से अलंकार से उसको एक शब्द करके तो वो 10, 20, 50 साल चले, उसके बाद आने वाली नई पीढ़ी भी उसको समझे। तो इस तरह से लेखन तो अच्छा हो रहा है, लेकिन आज जो समय है बाजारवाद का समय है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर समय आज कोई भी कवि है या उपन्यासकार है, गद्य या पद्य, वो लिखने के पहले अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग करता है और वो सफल होता है। अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अमीश त्रिपाठी है, मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आपने जो पहला उपन्यास आया, लिखने के साथ साथ आप मार्केटिंग की भी प्लानिंग की थी और इसीलिए आपको सफलता मिली है। उन्होंने उस सम्मेलन में मेरे प्रश्न का जवाब दिया और अखबारों के फ्रंट पेज पे वो छपा था कि हाँ, लेखन के साथ मार्केटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, वो भी उसका अहम अंग है। अगर लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो उपन्यास पढ़ेगा कौन? तो आज की जो नई पीढ़ी है डिजिटल के युग में, वो इधर लिखती है और उधर अपनी प्रचार शुरू कर देती है कि आने वाला उपन्यास ऐसा है। और आजकल तो लेखक एक बात और करने लगे हैं कि लिखते हैं और उसके पहले एडवांस बुकिंग हो जाती है उनकी पुस्तकों की, काव्य संग्रह हो, कहानी संग्रह हो, ये कि 5000 पुस्तकें एडवांस हो गई हैं। तो जिनका जितना बड़ा संपर्क है, ग्रुप है देश विदेश में, आज हर कवि को, लेखक को अगर जो अच्छा लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उनके पाठक हैं, श्रोता हैं। तो आज की तारीख में जो अच्छा लिख रहा है वो बिक रहे हैं खूब। तो नए शीर्षक का हमें इंतज़ार है कि जो नई पीढ़ी के लेखक हैं इस नए युग का क्या नाम देते हैं। और आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ 11 तारीख को इसी हाल में हिंदी काव्य परंपरा का कार्यक्रम है, उसमें भी आप कई वक्ताओं को सुनेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद केशव राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।